हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में। प्रोटीन सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यह बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है जो सभी जैविक तंत्रों में पाई जाती है और डीएनए के एक्सप्रेशन के रूप में, जीन के एक्सप्रेशन के रूप में इस क्रिया का बहुत बड़ा महत्व है। इससे पहले मैंने आपको अणुजैविकी का मूल सिद्धांत बताया था। उसमें मैंने बताया था कि प्रोटीन संश्लेषण दो चरणों में संपादित होती है। सर्वप्रथम अनुलेखन के द्वारा डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होता है, मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण होता है, और फिर दूसरी प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं रूपांतरण, उसमें एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन के रूप में एमआरएनए के अंदर छिपे हुए संदेशों का अभिव्यक्तिकरण होता है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि प्रोटीन संश्लेषण हम क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चों, प्रोटीन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और डीएनए के अंदर जो आनुवंशिक सूचनाएं जो छिपी होती हैं, वो आनुवंशिक सूचनाएं उसके अंदर क्षारों के अनुक्रम के रूप में छिपी हुई होती हैं और डीएनए का एक पर्टिकुलर रीजन जिसे हम जीन कहते हैं, वो एक लक्षण को धारण करता है या एक लक्षण या ट्रेट के लिए वो जीन को अपने अंदर रखता है, कंटेन करता है। तो वो जीन जो है अभिव्यक्त होती है प्रोटीन के रूप में। कोई भी किसी भी लक्षण की जीन होगी तो वो जीन अपना असर जो है प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा ही दिखा सकती है। अगर वो जीन जो है डीएनए के अंदर ही कैद रहेगी तो वो जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इसलिए जीन को अपना प्रभाव दिखाने के लिए या लक्षण को उत्पन्न करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होना ज़रूरी है। तो इससे आप इस प्रोसेस की महत्ता को समझ गए होंगे जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके दो स्टेप हैं, अनुलेखन और रूपांतरण। अनुलेखन और रूपांतरण। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि प्रोटीन का हमारे जैविक तंत्रों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी है कि जो हमारी कई संरचनात्मक जो रचनाएं होती हैं, जो स्ट्रक्चरल जो फॉर्म होती हैं, जैसे फाइबर हो गया या झिल्लियाँ हो गई, इनमें जो है प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और जितने भी जंतु रेशे होते हैं उनमें प्रोटीन पाई जाती है। हमारे बाल, हमारे नेल्स, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़, उन सब में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ साथ हार्मोन और एंजाइम्स, इनमें भी जो है प्रोटीन ही पाई जाती है। तो स्वतः ही इससे प्रोटीन की इम्पोर्टेंस आपको पता लग गई होगी कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो फिर जैविक तंत्रों में किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अनुलेखन के विषय में थोड़ा सा हम जानते हैं। अनुलेखन इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण हो रहा है। तो इसको हम सिंपली जो है कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए का प्रतिलिपिकरण एमआरएनए के रूप में होता है, उसे हम अनुलेखन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए का प्रतिलिपिकरण एमआरएनए के रूप में होता है, उसे हम अनुलेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होता है, उसे हम अनुलेखन कहते हैं। अब ये अनुलेखन की जो प्रक्रिया है वो मैं यहाँ पर आपको बहुत सरलीकृत रूप में बताऊंगा, क्योंकि सीनियर क्लासेस में तो आप इसको पूरे कॉम्प्लेक्सिटी में आपको ये पढ़ाई जाएगी और डिटेल में पढ़ाई जाएगी, इन डेप्थ आपको पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर आपके क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप जो है अनुलेखन को समझने से पहले ये जान लें कि सपोज जो है ये एक डीएनए है, ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है। इस डीएनए से ही अनुलेखन की क्रिया होनी है। तो सवाल ये उठता है कि डीएनए का क्या पूरे के पूरे अणु का अनुलेखन होता है? अगर जो है किसी गुणसूत्र में कोई डीएनए है तो क्या उस पूरे डीएनए का ही अनुलेखन होना है या किसी विशेष भाग का ही अनुलेखन होना है?
वास्तव में डीएनए का एक विशिष्ट भाग ही होता है, कोई विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसका अनुलेखन होता है। सपोज ये क्षेत्र है। असल में डीएनए जीन्स में विभक्त होता है। डीएनए के अंदर कई जीन्स जो हैं पाई जाती हैं, तो जिस जीन का अनुलेखन होना है उसी जीन के हिस्से पे अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होती है। अन्य जो हिस्से होते हैं वो अनुलेखन से अछूते रहते हैं, यानी डीएनए का एक विशिष्ट भाग ही अनुलेखन में भाग लेता है। अनुलेखन को समझने से पहले अब हम देखते हैं कि डीएनए का जो विशिष्ट भाग अनुलेखन में हिस्सा लेता है उसे हम क्या कहते हैं। विशिष्ट क्षेत्र या भाग जो अनुलेखन में भाग लेता है उसको हम कहते हैं अनुलेखन इकाई। या इंग्लिश में इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो एक ये हिस्सा है डीएनए का। अनुलेखन इकाई जो है अलग अलग भागों में बटी होती है, अलग अलग क्षेत्रों में बटी होती है। अब हम देखते हैं कि अनुलेखन इकाई की क्या क्या क्षेत्र होते हैं। सपोज ये एक अनुलेखन इकाई है, यानी डीएनए का एक हिस्सा है जिसका कि अनुलेखन होना है। अनुलेखन इकाई के वस्तुतः 3 क्षेत्र होते हैं। इसका जो पहला क्षेत्र होता है, पहला क्षेत्र इसका कहलाता है उन्नायक क्षेत्र। उन्नायक क्षेत्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन। जो इसका दूसरा क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं संरचनात्मक जीन क्षेत्र। संरचनात्मक जीन क्षेत्र, ये इसका दूसरा रीजन है। इंग्लिश में इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन रीजन। जो थर्ड और लास्ट इसका जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं समापक क्षेत्र। समापक क्षेत्र, या इसको इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटर रीजन। तो 3 रीजन या 3 क्षेत्र आपको यहां पर पता लग गए। उन्नायक क्षेत्र, संरचनात्मक जीन क्षेत्र और समापक क्षेत्र। यहां पर जो अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो उन्नायक क्षेत्र से प्रारंभ होती है, फिर वो बढ़ती है संरचनात्मक जीन क्षेत्र की ओर और समाप्त होती है समापक क्षेत्र में, जैसे कि उसके नाम से स्वतः ही स्पष्ट है। अब हम देखते हैं कि उन्नायक क्षेत्र में क्या होता है। उन्नायक क्षेत्र में वास्तव में उन्नायक पाया जाता है। उन्नायक का अर्थ क्या होता है? उन्नायक का अर्थ होता है प्रमोटर। उन्नायक का अर्थ क्या होता है? प्रमोटर, यानी प्रमोट करने वाला, किसी चीज़ को प्रमोट करने वाला, किसी चीज़ को बढ़ाने वाला, किसी चीज़ की उन्नति करने वाला, किसी चीज़ की प्रगति करने वाला। तो यहाँ पर प्रगति और उन्नति किसकी होनी? अनुलेखन की होती है। तो यहाँ पर डीएनए का इस क्षेत्र में, उन्नायक क्षेत्र में, कुछ ऐसे विशिष्ट अनुक्रम पाए जाते हैं क्षारों के क्रम के रूप में। कुछ ऐसे बेस सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, कुछ ऐसे अनुक्रम पाए जाते हैं जो कि उन्नायक के रूप में कार्य करते हैं और अनुलेखन को बढ़ावा देते हैं, उसे प्रेरित करते हैं। उन्नायक क्षेत्र की एक विशेषता यह है कि यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम संलग्न होता है और उस महत्वपूर्ण एंजाइम को हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर वो संलग्न होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वास्तव में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही अनुलेखन को उत्प्रेरित करने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कि आपने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो सबसे मुख्य एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो डीएनए से डीएनए बनाता है। यहाँ पर आप डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डीएनए पॉलीमरेज नहीं बल्कि एक आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है।
वो आरएनए पॉलीमरेज ही यहाँ पर अनुलेखन के प्रारंभन में उन्नायक क्षेत्र से संलग्न होता है और उन्नायक जो अनुक्रम होते हैं उनकी पहचान करता है, उन्नायक की पहचान वो यहाँ पर करता है और फिर सक्रिय होकर फिर mRNA का संश्लेषण प्रारंभ कर लेता है। इसके बाद जो इसका जो दूसरा क्षेत्र है, जो संरचनात्मक जीन क्षेत्र है, ये अपेक्षाकृत बड़ा होता है, लंबा होता है और वास्तव में जो जीन होती है वो इसी क्षेत्र के अंदर अवस्थित रहती है। जो एक्चुअल अनुलेखन डीएनए के जिस भाग का होता है वो संरचनात्मक जीन क्षेत्र ही होता है। एक बार और मैं रिपीट करूंगा कि जो अनुलेखन होता है वो वास्तव में संरचनात्मक जीन क्षेत्र में स्थित डीएनए का होता है, क्योंकि यही वास्तव में आगे जाकर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अर्थात संरचनात्मक जीन क्षेत्र में जिस तरह की जीन होगी उसी तरह की प्रोटीन आगे बनती है। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र है जिसे हम समापक क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर वास्तव में अनुलेखन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है और यहाँ पर कुछ ऐसे अनुक्रम पाए जाते हैं जिन अनुक्रम की वजह से ये रिएक्शन यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो आज हमने अनुलेखन इकाई के विषय में पढ़ा यहाँ पर और अनुलेखन इकाई को जाना। अनुलेखन इकाई डीएनए का वह क्षेत्र है, वह हिस्सा है जो अनुलेखन में भाग लेता है। इसके पश्चात फिर अब हम अनुलेखन की जो वास्तविक प्रक्रिया होती है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसे अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा ये वीडियो अधिकतम छात्रों तक पहुंचे और उनको इसका लाभ मिले। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।